वो है वो गोरख धंधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किया गया। चंदा दो, धंधा लो, वसूली रैकेट, एक्सटॉर्शन रैकेट, डेट वाइज, नाम वाइज डेटा आ गया है। किसने किस दिन भाजपा को चंदा दिया, कितने दिन बाद धंधा। कहते हैं गारंटी मेरी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसी मंच से कुछ गारंटियां याद दिला देती हूँ। 15 लाख की भी गारंटी थी, 2 करोड़ सालाना रोजगार की भी गारंटी थी, अभी तक तो 20 करोड़ बन जाते। किसान की आय 2022 में दुगनी करने की गारंटी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनने की गारंटी थी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2022 तक मिलने की गारंटी थी, रुपया डॉलर 1 हो जाने की गारंटी थी, 83 के पार है, पेट्रोल डीजल 35 पे करने की गारंटी थी, 100 के करीब है। आंकड़ा कोट करती हूं, 10 साल में मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 20% आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर। छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। 10 साल में बड़ी बड़ी जो समस्याएं खड़ी हुई उसका निवारण करने की हमने योजना बनाई है। और मैं प्रथम शुरुआत करूंगी युवाओं से। जिस देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, वहां पर जो मुंह बाय बेरोजगारी है वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। हर घंटे 2 किसान, दुख से कहती हूं आज इस देश में हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। दुख से कहती हूं कि सरकार के ही अपने आंकड़ों से ये मैं कोट कर रही हूं, खुदकुशी करने वालों में 1/4 हिस्सा आज दैनिक मजदूरों का है। किस कगार पे आ गए हम, किस मोड़ पर आ गया ये देश 10 सालों में। सरकार का ही एक और आंकड़ा कोट करती हूं, 10 साल में मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 20% आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने को मजबूर है। अभी रायपुर में निकल जाइए तो 46 रुपए में शायद 2 ठंडी पानी की बोतलें ना मिले। उस 46 रुपए में रहना, खाना, कपड़ा, पढ़ाई, दवाई सब कुछ, 46 रुपए रोज, ये देश की भयावह स्थिति है। तो जाहिर है जब ये स्थिति है तो लगा कि प्रधानमंत्री जी जब अपना चुनाव कैंपेन शुरू करेंगे, जब लोगों के बीच जाएंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। 10 साल आपने सत्ता चलाई है, 10 साल बाद सत्ता चलाने के आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाकर, वाजिब सी बात है उस पर आप वोट मांगिएगा। आप कहिएगा मैंने इतना रोजगार बनाया, आप कहिएगा मैंने फला चीज करी, मैंने ढिमकानी चीज करी। लेकिन प्रधानमंत्री ईश्वरी जाने क्या बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को मां से महिला, मां से महंगाई, मां से मणिपुर नजर नहीं आ रहा है। 1 साल से जल रहा है मणिपुर, इस देश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री कल त्रिपुरा गए, 35 मिनट की फ्लाइट है वहां से मणिपुर की। मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री की, जहां आज भी लोग राहत कैंपों में रहने को मजबूर है। तो जरूर दिमाग खराब होता है, जरूर मन में ख्याल आता है कि किन मुद्दों पर यह चुनाव हो रहा है। और कितनी भी कोशिश कर ले मुद्दों से भटकाने की, हम अपने मुद्दों से हटेंगे नहीं। तो बजाय उनकी बात में टाइम बात करके व्यर्थ करें, मैं जरूर आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को कुछ बातें बताना चाहती हूं। 10 साल में बड़ी बड़ी जो समस्याएं खड़ी हुई उसका निवारण करने की हमने योजना बनाई है। और मैं प्रथम शुरुआत करूंगी युवाओं से। जिस देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, वहां पर जो मुंह बाय बेरोजगारी है वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। वो अराजकता फैलाएगी, वो सामाजिक असुरक्षा का कारण बनेगी। और इसीलिए हमारा मानना है कि ग्रेजुएट्स में जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट 44% है, उनकी बात होनी चाहिए। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों को भरने का वादा करते हैं। हम गारंटी देते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत डिग्री और डिप्लोमा होल्डर को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए मतलब 8500 रुपए महीना देंगे। पूर्व में और उत्तर भारत में पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं, गाजर मूली की तरह बेचारे भर कर जाते हैं। माँ बाप एक रोटी रात की कम खाते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, कुछ बन जाए, पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के खिलाफ हम प्रतिबद्ध हैं एक ऐसा कानून बनाने को कि हाड़ कांप जाए पेपर लीक करने वाले की। और अग्निवीर जैसी गलत, और मेरा कहना है ऐसी योजना जो सेना के मनोबल को कमजोर करती है, उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। 4 साल के लिए ठेके पर देश की रक्षा नहीं की जा सकती है। हम अग्निवीर को उखाड़ फेंकेंगे और पुनः बहाल करेंगे जिस तरह से पहले नौकरी सेना में होती थी। ये युवाओं से हमारी प्रतिबद्धता है, इसको हम युवा न्याय कहते हैं।
हमारी जो भी बातें हैं उस पर न्याय के 5 स्तंभ हैं। मैं अगली बात करूंगी नारी न्याय की। प्रधानमंत्री जी ने 48 घंटे पहले एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर आनी बाकी है। मन में सवाल आया, कुछ लोगों से बात करी, उनके मन में भी ये डर है, प्रभु ट्रेलर ही देखकर मन भर गया है, पिक्चर देखने की हैसियत नहीं है, पिक्चर नहीं देख पाएंगे। ट्रेलर में ही 45 साल में सबसे ऊंची बेरोजगारी, ट्रेलर में ही आटे दही पर जीएसटी, ट्रेलर में ही दवाई पढ़ाई पर जीएसटी, ट्रेलर में ही गंगा में तैरती लाशें, ट्रेलर में ही अगर अपने हक को युवा खड़े तो लाठी से पिटते, ट्रेलर में ही किसानों के रास्ते में कीले गड़ना, सड़कें खुदना, आतंकी बुलाना, सब देख लिया है। ट्रेलर में ही बेटियों को सड़कों पर घसीटते हुए और उनका यौन शोषण करने वाले को आपके बगल में संरक्षण पाते हुए देख लिया है। प्रभु मन भर गया है, पिक्चर नहीं देख पाएंगे, झोला उठाने का वक्त आ गया है। तो नारी न्याय पे मैं बात करना चाहती हूँ। इस देश ने हाथरस देखा, इस देश ने मणिपुर देखा, इस देश ने लखीमपुर देखा, इस देश ने शाहजहांपुर देखा, उन्नाव देखा। सरकार के मंत्रियों को, सरकार के विधायकों को, भाजपा के विधायकों को लोगों ने दोषी पाते हुए देखा। तो कैसे महिला को सुरक्षित किया जा सकता है? अगर आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे लाइए। हमारा मानना है 50% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए होगा। गरीब महिलाओं को सीधे सीधे 1 लाख रुपए सालाना, 8500 रुपए महीने का दिया जाएगा। एक अधिकार मैत्री की हमने हर पंचायत पे बात करी है, महिलाओं को पता तो चले कि उनका हक क्या है और किस तरह से उनके हक का हनन होता है। तो नारी न्याय की जो नींव है वो ये है कि अगर आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा तभी पूरा न्याय हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं किसानों की। मैं किसान की बेटी हूं, घर में खेती होते हुए देखी है। बड़े किसान थे तो शायद उतना दुख नहीं देखा है जो छोटे किसानों को होता है। खड़ी फसल पर जब ओला पड़ जाता है और किसान के पास कोई चारा नहीं है, वो मन महसूस कर आसमान की ओर देख के कहता है अब क्या। उस किसान की बहाली के लिए जरूरी है कि उसको एमएसपी दिया जाए। मोदी जी ने भी वादा किया था। मोदी जी ने 700 किसानों की शहादत के बाद काले कानून वापस लिए, तब भी वादा किया। आज भी एमएसपी नहीं है। हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। हम 16 लाख करोड़ मित्रों के माफ नहीं करेंगे, लेकिन किसान का कर्जा जरूर माफ करेंगे। हम खेती को जीएसटी से मुक्त करने की बात करते हैं। खाद, बीज, कीटनाशक, खेती के उपक्रम पर जो जीएसटी लगाकर किसानों से वसूली हो रही है उसको समाप्त किया जाएगा। जब तक इस देश के अन्नदाता में समृद्धि नहीं आएगी ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। हम किसानों को आतंकी कहने के हक में नहीं है, हम किसानों के लिए सड़कें खुदवाने के हक में नहीं है, हम किसानों के साथ धोखा करने के हक में नहीं है। इसलिए किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। श्रमिकों की बात करते हैं और रायपुर में तो बड़े बड़े होटल हैं, खूब जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, ब्लिंकिट जैसी चीजें चलती हैं। कभी किसी ने 1 मिनट के लिए सोचा है कि अगर जो लड़का आपके लिए आधे घंटे में ब्लिंकिट में चाय की पत्ती लेकर आ रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए, 6 महीने बिस्तर पर पड़ जाए, उसके परिवार का क्या? कहाँ है उसकी सामाजिक सुरक्षा? इसलिए गिग वर्कर्स के लिए हम एक सामाजिक सुरक्षा पर कानून लाएंगे। मनरेगा, जिससे हमने ग्रामीण अंचल की पूरी तकदीर और तस्वीर बदल के रख दी, वहां पर कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की आय की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 25 लाख रुपए की एक ऐसी हेल्थ योजना की जो हमने राजस्थान में चलाकर दिखाई, जिसमें इलाज, दवाई, टेस्टिंग सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। क्योंकि ये भी देखा गया कि जब परिवारों में विपत्ति आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो बड़े बड़े परिवार तबाह हो जाते हैं। तो 25 लाख की एक हेल्थ गारंटी की हम बात कर रहे हैं। और अंत में मैं बात करूंगी हिस्सेदारी न्याय की, और ये बात करनी जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वो एक प्लेस ऑफ एंटाइटलमेंट से बात करते हैं। 73% इस देश की आबादी का 4% हिस्सा आईआईएम में है, 3% हिस्सा आईआईटी में है, 90 सेक्रेटरीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से 3 ओबीसी है। क्यों? क्या आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग हमसे कुछ कमतर है? बिल्कुल नहीं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है? उनको आगे क्यों ना लाया जाए? और मेरे नेता इस बात को बड़े प्रबल तरीके से कहते हैं और उसको मैं यहां दोहराना चाहती हूं। आपके पैर में अगर चोट लग जाए तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है कि लिगामेंट रप्चर हुआ है कि पूरी पूरी हड्डी टूट गई है, इसका पता सिर्फ और सिर्फ एक्सरे से चलेगा। तो सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना वही एक्सरे है जो ये भी पता लगाएगा कि सामान्य वर्ग में भी जो गरीब है
जो हाशिए पर है, उनके साथ भी क्या गलत हो रहा है, उनको भी कैसे नीति निर्माण के माध्यम से सुधारा जाए, उनकी स्थिति में भी सुधार आए। हम सिर्फ दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की ही बात नहीं करते हैं, हम सामान्य वर्ग के गरीबों की भी बात करते हैं। जब एक्सरे होगा तब चोट का अंदाजा लगेगा, और वही हम करने की कोशिश सामाजिक आर्थिक जनगणना से, गिनती करने से कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के पूरे इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जो निलंबित पट्टे हैं उनको 1 साल में निर्धारित करने की बात करते हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं हमारे मैनिफेस्टो में, ऐसी तमाम चीजें हैं जो हम लोगों ने लोगों के मुंह से सुनी है, अपनी आशंकाएं, अपनी अपेक्षाएं, अपनी आशाएं जो लोगों ने बताई, उसके बेसिस पर हमारा मैनिफेस्टो बना। इसमें मोदी जी को मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। मैं दावे के साथ आपसे एक बात कह सकती हूँ, राजनीति छोड़ दूंगी, मेरा मैनिफेस्टो उठाइए और कंट्रोल F करिएगा, अगर आपको उसमें मुस्लिम वर्ड भी नजर आ जाए तो आप मुझसे बहस करिएगा। हर वक्त भ्रांति, भ्रम फैलाना, आधा सच और पूरा झूठ बोलना नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सरकार का काम है। आपको किसानों के हित में किसकी छाप नजर आती है? मुझे तो अपने मैनिफेस्टो में युवाओं की छाप नजर आती है, श्रमिकों की छाप नजर आती है, महिलाओं की छाप नजर आती है, सरहद पर जो रक्षा कर रहा है देश की उसकी छाप नजर आती है, उन 20 जवानों की छाप नजर आती है जिनकी शहादत हो गई और जिनके लिए बोल दिया गया गलवान में कोई घुसा हुआ नहीं है, उनकी छाप नजर आती है। यह असलियत है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन एक बात कहकर अपनी बात का अंत करूंगी, और यह बात कहनी जरूरी है। एक नया शब्द हमसे चुरा लिया मोदी जी ने, गारंटी। कर्नाटका और तेलंगाना में देखा, हमने जो जो गारंटी दी थी उसको पूरा किया था। कहते हैं गारंटी मेरी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसी मंच से कुछ गारंटियां याद दिला देती हूँ। 15 लाख की भी गारंटी थी, 2 करोड़ सालाना रोजगार की भी गारंटी थी, अभी तक तो 20 करोड़ बन जाते। किसान की आय 2022 में दुगनी करने की गारंटी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनने की गारंटी थी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2022 तक मिलने की गारंटी थी, रुपया डॉलर 1 हो जाने की गारंटी थी, 83 के पार है, पेट्रोल डीजल 35 पे करने की गारंटी थी, 100 के करीब है। गारंटी नहीं, खोखले जुमले हैं, और इसीलिए जरूरी है कि उन पर सवाल किया जाए, उनकी बात की जाए। गारंटी तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले यहां के मैनिफेस्टो में भी दी गई थी। क्या कहा था बीजेपी ने? 500 में सिलेंडर मिलेगा। किसको मिल रहा है छत्तीसगढ़ में 500 में सिलेंडर? भला हो हमारी राजस्थान सरकार का, जो 500 में सिलेंडर दे रही थी और आज भी नाक रगड़ के बीजेपी को देना पड़ रहा है। यहां पर वो वादा पूरा क्यों नहीं किया गया? महतारी बंधन योजना, एक किश्त दी गई है 5 साल में, और अब कह रहे हैं दूसरी किश्त दे दी गई है। 80% लोगों को मिली नहीं। कर दीजिए सूची सार्वजनिक, पता तो चले आपने क्या वादा किया था और आप कितना निभा रहे हैं। असलियत यह है कि ये निर्णायक चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ये चुनाव संविधान के लिए जरूरी है, ये जरूरी है युवाओं के भविष्य के लिए, ये जरूरी है किसानों की समृद्धि के लिए, ये जरूरी है श्रमिकों के श्रम के मान के लिए, ये जरूरी है महिला सुरक्षा के लिए, और इसीलिए यही सब लोग इस बार हिसाब लेंगे। और हिसाब बड़े तगड़े तौर से लेती है जनता जब हिसाब लेने पर आती है। एक चीज जिस पर जनता बखूबी सच समझ गई है वो है वो गोरख धंधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किया गया। चंदा दो, धंधा लो, वसूली रैकेट, एक्सटॉर्शन रैकेट, डेट वाइज, नाम वाइज डेटा आ गया है। किसने किस दिन भाजपा को चंदा दिया, कितने दिन बाद धंधा कॉन्ट्रैक्ट मिला, किसके यहां कब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड हुई, उसने चंदा दिया, या तो वो अप्रूवर बन गया या सारी कार्रवाई स्थगित हो गई। तो ये जो वॉशिंग मशीन मोदी जी लगातार चला रहे हैं, जिस वॉशिंग मशीन में जिनको कल शाम तक आप भ्रष्ट कहते थे आज सुबह उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसमें हर उस व्यक्ति को लेते हैं जिस पर लांछन लगाते थे, और आपको लगता है कि जनता की आंखों में आप धूल झोंक देंगे। तो असलियत यह है, आपके साथ साथ आपके 3 और स्टार प्रचारक, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की भी पोल इस देश ने खुलती देख ली है, और ये देश बड़ा तगड़ा फैसला करने जा रहा है। अगर आप उस टाइम के भी आंकड़े देखिए जिस टाइम हमारी 5 साल सरकार रही, या उसके कुछ टाइम बाद के भी आंकड़े देखिए, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी में सबसे नीचे है, हरियाणा बेरोजगारी में लगातार सबसे ऊपर है। तो ये कहना सर्वथा गलत है कि हमने यहाँ बेरोजगारी खत्म नहीं की या हमने उसके लिए निवारण के कदम नहीं उठाए। असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने
जो किसानों के लिए क्रांतिकारी काम किया, जो एमएसपी का दाम बढ़ाया, आज नाक रगड़ के बीजेपी को वो करना पड़ रहा है और उसी के चलते किसान आज समृद्ध है, उसी के चलते आज एमएसपी की चर्चा हो रही है, उसी के चलते किसान की किस्मत बदली है यहाँ पर। क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलती हूँ जिसकी मुझे लीपा पोती करनी पड़े। जब मैं वहां पर बोल रही थी, उसने एक बच्चे ने मुझसे वहां पर पूछा, मेरे ख्याल से टाइम्स या किसी ग्रुप के थे वो, उन्होंने मुझसे पूछा ये सवाल। मेरी जानकारी थी कि एक सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुआ है। मैंने बोला जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है। इस सवाल से मैं थोड़ी आहत हूं और दुखी हूं, और इसलिए दुखी और आहत हूं क्योंकि आप उस कांग्रेस पार्टी से बात कर रहे हैं जिसका पूरा शीर्ष नेतृत्व का सफाया करने का काम नक्सलियों ने 2013 में झीरम घाटी में किया था। हम भूले नहीं है कैसे बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को, कैसे विद्याचरण शुक्ल को, कैसे नंद कुमार पटेल को दर्दनाक मौत झेलनी पड़ी थी इन नक्सलियों के हाथ। तो ये सोचना भी कि हम ऐसी बात नक्सलियों के फेवर में कह सकते हैं, ये हमारे नहीं आपके ऊपर धब्बा है, पहली चीज। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ऐसा सवाल कांग्रेस से नहीं पूछना चाहिए क्योंकि हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को शहीद होते हुए देखा है आतंक और हिंसा के हाथों। और मैं जिस परिवार से आती हूँ, मेरे परिवार ने सेना की वर्दी पहनकर जंग लड़ी है, मेरे चाचा का हाथ चला गया था कारगिल में। किस तरह की बातें करते हैं लोग, किस तरह की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। आप काट छाट कर बयानों को चलाइएगा, उस पर उल्टा प्रचार करिएगा, लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार करिएगा। मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे एक सवाल के जवाब नहीं है। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एक्स पर, आप क्यों लोगों के ट्वीट डिलीट करा रहे हैं? आप क्यों यूट्यूब चैनल्स को ईवीएम और वीवीपैट पर चर्चा करने से रोक रहे हैं? क्यों उनका मोनेटाइजेशन बंद कर रहे हैं? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं? क्यों आप मुख्य विपक्ष पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं? डरे हुए बौखलाए हुए भाजपाइयों से मेरा यहां पर कहना है, हिम्मत है तो मैदान में उतरकर ढंग से चुनाव लड़ो, आमने सामने की लड़ाई। इस तरह की जो 2 कौड़ी की टुच्ची हरकतें होती हैं, इधर से काट दिया बयान, उधर से कुछ दुष्प्रचार कर दिया, ये 10 साल लोगों ने देख लिया है। आपने फेक न्यूज की फैक्ट्री दुनिया में चलाई है, उस फेक न्यूज फैक्ट्री को ध्वस्त करने का काम मैंने किया।